GS3 का जो सब्जेक्ट है, GS3 के सब्जेक्ट में हमें पढ़ना है इंडियन इकोनॉमिक्स। और इंडियन इकोनॉमिक्स में हमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, आज हम सिलेबस समझेंगे और सिलेबस को डिकोड करेंगे। ठीक है, तो लेट अस अंडरस्टैंड कि यूपीएससी ने क्या क्या डिफाइंड सिलेबस दिया हुआ है और उस डिफाइंड सिलेबस में हमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। ठीक है, उस डिफाइंड सिलेबस में जो जो टॉपिक्स दिए हैं, उन टॉपिक्स के अलावा सिलेबस तो बहुत छोटा सा दिया हुआ है, तो हम उसको डिकोड करेंगे। उसके अलावा और कौन कौन से टॉपिक्स पूछे जाते हैं हम वो समझेंगे। ठीक है, तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन विथ यू। आई विल स्टॉप माय वीडियो एंड विल शेयर माय स्क्रीन विथ यू एंड वी विल अंडरस्टैंड कि हमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। ठीक है, is my screen visible to all of you? Yes, miss. Okay, ठीक। देखिए, यहाँ पर हम देखेंगे कि यूपीएससी ने हमें यूपीएससी के सिलेबस में जो है वो क्या है, क्या दिया हुआ है, कितना बड़ा सिलेबस है, हम वो समझेंगे। देखिए, पेपर 3 इकोनॉमिक्स जीएस3 इकोनॉमिक्स में हमें पढ़ना क्या क्या है, यूपीएससी ने सिलेबस में दिया क्या है वो समझते हैं। देखिए, सिलेबस का पार्ट है, हमें पढ़ना है इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी में क्या क्या इश्यूज हैं, यहाँ पे प्लानिंग के बारे में पढ़ना है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए क्या प्लानिंग का चैप्टर हमें पढ़ना है कि कैसे प्लानिंग की गई, प्लानिंग में क्या क्या किया गया, 5 इयर्स प्लान के बारे में यहाँ पर जानना है। मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, ग्रोथ डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इश्यूज अराइजिंग फ्रॉम इट। फिर हमें पढ़ना है बजट के बारे में, मेजर क्रॉप्स, क्रॉपिंग पैटर्न इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री। देन हमें पढ़ना है इरिगेशन के बारे में, ट्रांसपोर्ट, मार्केटिंग, ई टेक्नोलॉजी, सब्सिडीज, एमएसपी, बफर स्टॉक, फूड सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी मिशंस। देखिए, अभी ये सब क्या है ये आपको बिल्कुल समझ नहीं आया होगा। ठीक है, तो देखिए, ये वाला जो पार्ट हमने देखा यहाँ से, इंडियन इकोनॉमी, डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, ग्रोथ, है ना, उसके अलावा इंक्लूसिव ग्रोथ, तो ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक में हमें पढ़ना है, ये वाला टॉपिक में हमें जानना है बेसिक इंडियन इकोनॉमी के बारे में कि इंडियन इकोनॉमी हमारी कैसी है, यहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम्स है, जैसे कि प्रॉब्लम्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है, पॉवर्टी है, इनइक्वालिटी है, इन सारी चीजों के बारे में पढ़ना है। ग्रोथ के बारे में पढ़ना है कि इकोनॉमिक ग्रोथ कैसा है, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ, है ना। ये जैसे कुछ टर्म्स है, इन सारे टॉपिक के बारे में हमें पढ़ना है ये वाले चैप्टर में। ठीक, इतना समझ आया हमें इस टॉपिक में क्या पढ़ना है? यस मिस। उसके अलावा फिर क्या है, गवर्नमेंट बजटिंग। इसका मतलब हमें समझ आया कि यहाँ पे हमें कौन सा चैप्टर पढ़ना है, बजट वाला चैप्टर पढ़ना है ना। उसके अलावा बजट का चैप्टर का मतलब क्या, बजट मतलब क्या, बजट मतलब एक ऐसा, बजट मतलब देखिए, बहुत सारी जो मिनिस्ट्रीज हैं, जैसे कि हेल्थ मिनिस्ट्री है, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री है, डिफेंस मिनिस्ट्री है ना, ये सारी जो कल्चरल मिनिस्ट्री है, ये सारी जो मिनिस्ट्रीज है, इन सारी मिनिस्ट्रीज को अपना साल भर का खर्चा चलाने के लिए, है ना, सारी मिनिस्ट्रीज को देश को संभालना है। फॉर एग्जांपल हेल्थ मिनिस्ट्री है तो उसको हेल्थ रिलेटेड सारी चीजें देखनी है, तो साल भर का खर्चा चलाने के लिए हेल्थ मिनिस्ट्री को कितना पैसा लगेगा, एजुकेशन मिनिस्ट्री को कितना रुपया लगेगा, है ना, कल्चरल मिनिस्ट्री को कितना रुपया लगेगा, डिफेंस मिनिस्ट्री को कितना रुपया लगेगा, ये सब अपना अपना डॉक्यूमेंट बनाकर फाइनेंस मिनिस्ट्री को सबमिट करते हैं कि हमें इतना पैसा चाहिए, हमें इतना, हम जो है ये स्कीम लेकर आएंगे, ठीक है, भारत के डेवलपमेंट और प्रोग्रेस के लिए उनके रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्री में, उनके रिस्पेक्टिव फील्ड में। अब जब फाइनेंस मिनिस्ट्री को जो है, फाइनेंस मिनिस्ट्री को ये डॉक्यूमेंट जाता है, तब फाइनेंस मिनिस्ट्री एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट बनाती है जिसमें लिखती है कि हेल्थ मिनिस्ट्री को इतना पैसा चाहिए साल भर के लिए, एजुकेशन मिनिस्ट्री को ये चाहिए, कल्चरल मिनिस्ट्री को इतना पैसा चाहिए, है ना। तो उसी फाइनल डॉक्यूमेंट को हम क्या कहते हैं, बजट कहते हैं। बजट का मतलब क्या,
ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट जहाँ पे लिखा होता है कि हमें इनकमिंग सोर्सेस, हमें पैसे कहाँ कहाँ से आने वाले हैं और हमारा एक्सपेंडिचर कहाँ कहाँ होने वाला है, हमारा जो है इनकम एक्सपेंडिचर कहाँ कहाँ हम करने वाले हैं, इसी को हम कहते हैं बजट। ठीक है, तो हम इस चैप्टर में बजट के बारे में और उससे रिलेटेड डिटेल्स को समझेंगे। उसके अलावा नेक्स्ट चैप्टर क्या है हमारा, तो नेक्स्ट चैप्टर अगर हम देखेंगे यहाँ से यहाँ तक तो एग्रीकल्चर की बात की जा रही है। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर एग्रीकल्चर की बात की जा रही है। देखिए, मेजर क्रॉप्स एंड क्रॉपिंग पैटर्न। तो आपको ये समझिए कि आपको इतना समझ आया कि पहले चैप्टर में हमें किस चीज की बात करनी है, जो भी इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंक्लूसिव ग्रोथ, ये सारे जो टर्म्स हैं ये सब हमें समझना है और भारत में क्या क्या प्रॉब्लम है उन चीजों को समझना है, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट है, इनइक्वालिटी है, ये चीजें समझेंगे फर्स्ट चैप्टर में। ठीक, फिर हम देखेंगे बजट वाला चैप्टर और क्या पढ़ना है ये, फिर उसके बाद आ गया हमारा एग्रीकल्चर का चैप्टर। ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये यूपीएससी का जो पीडीएफ आता है, जो नोटिफिकेशन आता है, नोटिफिकेशन में ये डिफाइंड सिलेबस है जो मैंने एक जगह पर लिख लिया। ये सारे टॉपिक्स जो है वो हमें कवर करने हैं। अब देखिए एग्रीकल्चर में क्या क्या चैप्टर्स, क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं हमें, क्रॉप्स एंड क्रॉपिंग पैटर्न, उसके अलावा इरिगेशन से रिलेटेड चीजें समझनी है ना, उसके अलावा हमें एग्रीकल्चरल मार्केटिंग के बारे में समझना है, उसके अलावा कैसे हम जो है टेक्नोलॉजी, कैसे हम एग्रीकल्चर में ई टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं, कैसे हम टेक्नोलॉजी का यूज एग्रीकल्चर में कर सकते हैं, वेरियस सब्सिडीज के बारे में हमें समझना है, एमएसपी क्या होता है वो समझना है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ऑफकोर्स जब हम आगे पढ़ेंगे तो हम हम इन सारे टर्म्स का जो मतलब समझेंगे। अभी तो मैं सिर्फ आपको सिलेबस का एक ओवरव्यू दे रही हूँ, इसलिए आई एम नॉट एबल टू एक्सप्लेन हियर। ठीक है, तो जो है एमएसपी पढ़ेंगे, उसके अलावा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होता है उसके बारे में जानेंगे, बफर स्टॉक क्या होता है वो समझेंगे, फूड सिक्योरिटी के बारे में समझना है, अलग अलग टेक्नोलॉजी मिशंस जो कि गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर से रिलेटेड स्टार्ट किए हैं उसके बारे में पढ़ना है, फूड प्रोसेसिंग के बारे में पढ़ना है। फूड प्रोसेसिंग मतलब क्या, जैसे कि मान लीजिए कि पोटैटो है, ठीक है, फार्म में जो है वो पोटैटो प्रोड्यूस किया, लेकिन अब उसी पोटैटो से चिप्स बनाया जा रहा है। जैसे मान लीजिए टोमेटो है, टोमेटो से जो है केचप बनाया जा रहा है, इसका मतलब कि उस फूड पर क्या की गई, प्रोसेसिंग की गई। तो वो फूड प्रोसेसिंग और उससे रिलेटेड इंडस्ट्री, उससे रिलेटेड क्या इश्यूज है, गवर्नमेंट ने क्या एफर्ट्स लिए हैं, हमें फूड प्रोसेसिंग के टॉपिक में पढ़ना है ना। गवर्नमेंट ने क्या क्या सब्सिडीज लाई है, एमएसपी क्या होता है, बफर स्टॉक क्या होता है, ये सारे टेक्नोलॉजी मिशन जो इंट्रोड्यूस किए हैं, इन सारी चीजों के बारे में हमें पढ़ना है एग्रीकल्चर के टॉपिक में। इसके अलावा और एक चीज है यहाँ पे, लैंड रिफॉर्म भी पढ़ना है। अंडरस्टूड कि एग्रीकल्चर में हमें पढ़ना क्या क्या है। यस मिस। इसका मतलब देखिए पहला टॉपिक हमारा ये हो गया इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो बेसिक डिटेल्स हैं, उन डिटेल्स के बारे में हम समझेंगे। नेक्स्ट टॉपिक क्या हो गया, बजटिंग के बारे में समझना है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, एग्रीकल्चर के बारे में समझना है ना, एग्रीकल्चर हो गया यहाँ पर। उसके अलावा लैंड रिफॉर्म के बारे में पढ़ना है। और क्या पढ़ना है, लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन क्या होता है, इससे रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। और लिबरलाइजेशन का हमारी इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट हुआ है, देखिए इफेक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन इकोनॉमी। तो इस चैप्टर में हम समझेंगे लिबरलाइजेशन होता क्या है और लिबरलाइजेशन का इफेक्ट, उसका इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी पर कैसे पड़ा वो समझेंगे। उसके अलावा लिबरलाइजेशन की वजह से क्या इंडस्ट्रियल पॉलिसी हमारी चेंज हुई ये समझेंगे, और उसका इफेक्ट, इंडस्ट्रियल पॉलिसी चेंज होने की वजह से उसका इफेक्ट हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ पर क्या पड़ा ये समझेंगे। तो इसका मतलब ये टॉपिक हो गया लिबरलाइजेशन से रिलेटेड, है ना, लिबरलाइजेशन से रिलेटेड। लिबरलाइजेशन क्या होता है, उसकी वजह से क्या इंडस्ट्रियल पॉलिसीज हमने चेंज की और उसका असर हमारे इंडस्ट्रियल ग्रोथ पर क्या पड़ा, ये है। ठीक है, तो इसका मतलब कौन कौन से टॉपिक्स हो गए, पहला चैप्टर जो होगा वो इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड बेसिक्स होगा। ठीक है, क्या क्या इश्यूज है इंडियन इकोनॉमी में ये सब समझना है। नेक्स्ट है बजटिंग के बारे में, नेक्स्ट है
एग्रीकल्चर के बारे में, नेक्स्ट है यहाँ पर लैंड रिफॉर्म्स के बारे में, नेक्स्ट है लिबरलाइजेशन और उसका इम्पैक्ट, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि यहाँ पे एनर्जी, पोर्ट्स, रोड, एयरपोर्ट्स, रेलवे के बारे में पढ़ेंगे, क्या क्या इश्यूज हैं इनमें और गवर्नमेंट ने क्या मेजर्स लिए हैं इनको डेवलप करने के लिए, ये समझेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे इन्वेस्टमेंट मॉडल्स। इन्वेस्टमेंट मॉडल्स यानी कि गवर्नमेंट अगर किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करती है तो एक होता है पब्लिक इन्वेस्टमेंट, यानी कि सिर्फ गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही है उस प्रोजेक्ट में। एक होता है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, यानी कोई प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट कर रहा है। एक मॉडल होता है जिसमें पब्लिक प्लस प्राइवेट दोनों मिलकर इन्वेस्ट करते हैं, जैसे हम कहते हैं पब्लिक, जिसे हम कहते हैं ट्रिपल पी, है ना, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ठीक। तो ये तीनों मॉडल्स क्या क्या होते हैं, ट्रिपल पी का एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, गवर्नमेंट ने कौन कौन से प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं, ये सब हम यहाँ पर समझेंगे। तो ये सारे जो टॉपिक्स है जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं, ये मेरे अपने लिखे हुए नहीं है, ये यूपीएससी ने अपने डिफाइंड सिलेबस में ये टॉपिक्स दिया है। इतना समझ आया कि हमें पढ़ना क्या क्या है, कि सिलेबस में क्या क्या लिखा हुआ है। यस मिस। तो क्या क्या हमने देखा सिलेबस में, तो हमें बेसिक्स पढ़ना है ना, बेसिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। उसके अलावा क्या टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक हमने क्या देखा, बजटिंग। कृपा बजटिंग छोड़ दिया आपने, बजटिंग। मैंने बजट बोला, किसी और ने बोला। अच्छा, किसी और ने बोला, सॉरी सॉरी सॉरी। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या है, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ना है ना। नेक्स्ट टॉपिक क्या है एग्रीकल्चर के बाद, लैंड रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म्स उसके बाद क्या है, लैंड रिफॉर्म्स के बाद में लिबरलाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट मॉडल। लिबरलाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट मॉडल। अंडरस्टूड। ये इतना सिलेबस यूपीएससी का डिफाइंड सिलेबस है, जो कि किसका सिलेबस है, ये मेंस का सिलेबस है। प्रीलिम्स का क्या कोई सिलेबस दिया है यूपीएससी ने, प्रीलिम्स का सिलेबस तो नहीं दिया है ना, यूपीएससी ने अपने डिफाइंड सिलेबस में मेंस का सिलेबस दिया है। तो अब हमें प्रीलिम्स का सिलेबस कैसे समझेगा कि प्रीलिम्स में हमें क्या क्या पढ़ना है, ये सारी चीजें तो हमें प्रीलिम्स के लिए पढ़नी ही पढ़नी है। इसके अलावा और क्या पढ़ना है, तो हाउ वी विल अंडरस्टैंड दैट व्हाट ऑल वी आर सपोज्ड टू स्टडी फॉर प्रीलिम्स, हाउ वी विल अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ने के बाद हमें समझ आता है कि बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। तो और कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं, इनके अलावा अब हम वो समझेंगे। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नो मिस। सब लोग बोलिए। नो मिस। ओके, ठीक है। बेसिक्स वाला ना फिर से रिवाइज करा दीजिए, एक्चुअली मैं थोड़ा सॉरी लेट हो गई थी। अच्छा, अपडेट हो गए थे, कोई बात नहीं। बेसिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी में हमें जानना है कि इंडियन इकोनॉमी में इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या होता है, नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, इन दोनों में फर्क क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है, इंक्लूसिव ग्रोथ का मीनिंग क्या होता है, हमारी इकोनॉमी में क्या इश्यूज है, जैसे कि पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, इनइक्वालिटी है ना, ऐसे कुछ इश्यूज है, यहाँ पर हमें ये सारी चीजें पढ़नी है, ठीक। तो ये रहा एक ब्रॉड आइडिया, एक ब्रॉड सिलेबस जो कि यूपीएससी ने मेंस का सिलेबस दिया हुआ है। लेकिन इसके अलावा और क्या पढ़ना है, प्रीलिम्स में क्या पढ़ना है, ये कैसे पता चलेगा? तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने के बाद हमें ये समझ आया कि बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो हमें कवर करने हैं प्रीलिम्स के लिए, ठीक। तो अब हम वो समझेंगे कि प्रीलिम्स में हमें क्या क्या कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। यहाँ तक क्लियर है? यस मिस। ठीक है। तो अब हम देखेंगे टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन प्रीलिम्स। ये जो है मैंने चैप्टर्स के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं, मैं एक एक करके आपको समझाती हूँ।
कि हमें पढ़ना क्या क्या है प्रीलिम्स के लिए। ठीक है, देखिए इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हमें पढ़ना है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसमें हमें क्या समझना है, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या समझना है कि ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है ना। बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम यहाँ पे सीखेंगे। ठीक है, देखिए इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब क्या है, ठीक है, इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस है, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट का क्या मतलब है, उसके अलावा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का क्या मतलब है। ठीक है, ये चैप्टर में हम जो है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स जानेंगे। ठीक, उसके अलावा नेक्स्ट चैप्टर, तो पहला चैप्टर हमारा हो गया इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक, उसके अलावा देखिए मैं यहाँ बता देती हूँ इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या, हमारा जीडीपी बढ़ना है ना, जीडीपी बढ़ना, हमारी नेशनल इनकम जो है वो बढ़ना, ये हो गया इकोनॉमिक ग्रोथ। लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब क्या, जीडीपी तो हमारा बढ़ेगा ही बढ़ेगा, बट एट द सेम टाइम ह्यूमन डेवलपमेंट भी हो, है ना, पॉवर्टी भी कम हो, एट द सेम टाइम इनइक्वालिटी भी कम हो, एट द सेम टाइम अनएम्प्लॉयमेंट भी कम हो, है ना, तब जाके क्या होगा, ह्यूमन डेवलपमेंट होगा। तो इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है हम ये सब समझेंगे पहले चैप्टर में। फिर और क्या पढ़ना है हमें, इंडियन इकोनॉमी एंड सोशो इकोनॉमिक इश्यूज। ठीक, कि हमारी इकोनॉमी में क्या क्या इश्यूज हैं, जैसे कि इनइक्वालिटी है, जैसे कि पॉवर्टी है, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट है, ये सब पढ़ना है हमें। तो पहला चैप्टर हमने देखा बेसिक्स इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट हमने देखा इंडियन इकोनॉमी और यहाँ पे क्या क्या इश्यूज है, सोशो इकोनॉमिक इश्यूज। यहाँ तक क्लियर है यस मिस। यस मैम। ना। तो इंडियन इकोनॉमी एंड सोशो इकोनॉमिक इश्यूज हमने देखा, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब थर्ड देख रहे हैं हम यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में, डिमांड एंड सप्लाई के बारे में हमें यहाँ पढ़ना है। माइक्रो इकोनॉमिक ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, बट ये दोनों चैप्टर जो है वो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जहाँ पे हमें बेसिक्स पढ़ना है, यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, इनइक्वालिटी पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा डिमांड, थर्ड चैप्टर में थोड़ा सा डिमांड एंड सप्लाई से रिलेटेड चीजें समझनी है। उसके अलावा नेक्स्ट चैप्टर देखिए, फोर्थ चैप्टर आ गया क्या, नेशनल इनकम। तो यहाँ के 3 चैप्टर हमने देखे, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, नेक्स्ट इंडियन इकोनॉमी और क्या क्या इश्यूज है हमारी इकोनॉमी में, फिर कुछ माइक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स है वो देखेंगे। नेक्स्ट क्या है, फोर्थ, फोर्थ इज नेशनल इनकम। नेशनल इनकम के टॉपिक में हम समझेंगे कि जीडीपी क्या होता है ना, ऐसे कुछ टर्म्स, जीएनपी का मतलब क्या है, तो यहाँ पे हम समझेंगे कि नेशनल इनकम क्या होती है, डोमेस्टिक इनकम क्या होती है, जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या है, नेशनल इनकम को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, है ना, जीडीपी कैलकुलेट करने के तरीके क्या क्या हैं, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में समझेंगे। नेशनल इनकम, इतना इतना क्लियर है यस मैम। है ना। तो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इंडियन इकोनॉमी और उससे रिलेटेड इश्यूज क्या क्या है, नेशनल इनकम फोर्थ चैप्टर। फिफ्थ क्या है, मॉनिटरी सिस्टम। मॉनिटरी सिस्टम, मॉनिटरी मतलब होता है रिलेटेड टू मनी। ठीक, तो मॉनिटरी सिस्टम में हम क्या देखेंगे कि हमारी जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी में जो इन्फ्लेशन होता है, हम इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करेंगे, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या मेथड्स है ना, मनी का मतलब क्या है, मनी के वेरियस टाइप्स जो होते हैं, है ना, वो पढ़ेंगे इसमें। बैंक अकाउंट के जो वेरियस टाइप्स है वो पढ़ेंगे, बैंक अकाउंट के टाइप्स क्या है, मनी का टाइप क्या है, मनी का मतलब क्या है, उसका फंक्शंस क्या है ना, मनी सप्लाई का मतलब क्या होता है। तो वेरियस कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू मनी हम यहाँ पर समझेंगे। ठीक, उसके अलावा हम देखेंगे कि जब भी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन हो जाता है तो इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल किया जाता है। जब इकोनॉमी में मनी सप्लाई बहुत ज्यादा हो जाए, इकोनॉमी में पैसे बहुत ज्यादा हो जाए, यानी कि लोगों के पास पैसे बहुत ज्यादा है, और जब लोगों के पास पैसे बहुत ज्यादा होंगे, इकोनॉमी में मनी सप्लाई बहुत ज्यादा होगा, तो लोग जो है चीजों की डिमांड करेंगे। जब चीजों, लोगों के पास पैसा होगा तो क्या होगा, डिमांड बढ़ जाएगी, और जब चीजों की डिमांड बढ़ जाएगी तो क्या होगा, इन्फ्लेशन होगा, है ना। तो इसका मतलब कि इकोनॉमी में मनी सप्लाई बहुत ज्यादा हो जाता है तो क्या होता है, इन्फ्लेशन आ जाता है ना। सिमिलरली अगर मनी सप्लाई बहुत ज्यादा कम हो जाएगा तो क्या होगा, लोगों के पास पैसे नहीं है, लोगों के पास पैसे नहीं है ज्यादा,
तो क्या होगा, सेविंग भी कम होगा, है ना, सेविंग कम होगा, इन्वेस्टमेंट कम होगा, सेविंग कम होगा, इन्वेस्टमेंट कम होगा देश में, तो क्या होगी, हमारे देश की ग्रोथ कम हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि मनी सप्लाई अगर कम होता है तो ग्रोथ कम हो जाती है, मनी सप्लाई अगर ज्यादा होता है तो इन्फ्लेशन आ जाता है। तो ना ही तो हमें देश में इन्फ्लेशन चाहिए और ना ही तो हमें ग्रोथ में कमी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि ना ही तो हमें मनी सप्लाई को बढ़ाना है इकोनॉमी में बहुत ज्यादा और ना ही तो मनी सप्लाई को कम होने देना है। तो हम क्या करें कि अगर मान लीजिए इकोनॉमी में मनी सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो हम मनी सप्लाई बढ़ गया तो क्या आ जाएगा, इन्फ्लेशन। इसका मतलब क्या करना है, मनी सप्लाई को घटाना है, मनी सप्लाई को कम करना है। सिमिलरली अगर ग्रोथ मान लीजिए कम हो गई तो क्या होगा, अगर मान लीजिए मनी सप्लाई कम हो गया तो क्या हो जाएगी, ग्रोथ कम हो जाएगी। हमें ये भी तो नहीं चाहिए। इसका मतलब ग्रोथ कम हुई है, क्यों कम हुई है, क्योंकि मनी सप्लाई कम हुआ है। इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, मनी सप्लाई को बढ़ाना पड़ेगा। तो हमें मनी सप्लाई को कम या ज्यादा करते रहना पड़ता है इकोनॉमी में। तो ये मनी सप्लाई को कम या ज्यादा करने का काम जो है वो कौन करता है, आरबीआई। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम यही मॉनिटरी सिस्टम में हम क्या देखेंगे कि कैसे आरबीआई मनी सप्लाई को कम या ज्यादा करता है। जब इन्फ्लेशन हो जाता है तो मनी सप्लाई को कम करता है और जब ग्रोथ कम हो जाती है तो मनी सप्लाई को बढ़ाता है। ठीक, तो इस चैप्टर में मॉनिटरी सिस्टम के चैप्टर में हम मनी के बारे में समझेंगे, है ना, मनी के टाइप्स वगैरह समझेंगे। फिर हम क्या पढ़ेंगे, मॉनिटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, यानी मॉनिटरी यानी कि कैसे आरबीआई मनी सप्लाई को कम या ज्यादा करता है हमारी इकोनॉमी में, अगर इन्फ्लेशन आ जाए या फिर ग्रोथ कम हो जाए तब। ठीक है, कितना समझ आया आपको? यस मिस। तो हमें पढ़ना क्या क्या है, देखिए पहला चैप्टर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में। नेक्स्ट क्या पढ़ना है, इंडियन इकोनॉमी और उससे रिलेटेड जो भी इश्यूज है वो पढ़ना है, इनइक्वालिटी, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सब जानना है। फिर उसके बाद नेशनल इनकम का चैप्टर है, उसके बाद में मॉनिटरी सिस्टम का चैप्टर है। नेक्स्ट क्या है, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के बारे में डेफिनेशन क्या है, इन्फ्लेशन के टाइप्स क्या क्या होते हैं, है ना, फिर ट्रेंड्स क्या है, अभी इन्फ्लेशन का क्या ट्रेंड चल रहा है, इम्पैक्ट क्या है, अगर इन्फ्लेशन हो जाए तो क्या इम्पैक्ट हो जाएगा, क्या मेजर्स है, हम इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल कैसे करें। ठीक है, फिर इन्फ्लेशन रिलेटेड कुछ टर्म्स है हम यहाँ पे वो समझेंगे। ठीक, इन्फ्लेशन हो गया है इकोनॉमी में, हमें कैसे पता चलेगा, जैसे कि मान लीजिए जब ग्रोथ होती है इकोनॉमी की तो हम क्या देखते हैं, क्या इंडिकेटर देखते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ को चेक करने के लिए, जीडीपी देखते हैं, है ना। सिमिलरली अगर मान लीजिए अगर इन्फ्लेशन हो गया है तब कौन से इंडिकेटर्स देखना है, तो डब्ल्यूपीआई, सीपीआई, ये कुछ इंडिकेटर्स हैं, डब्ल्यूपीआई और सीपीआई। तो ये इंडिकेटर देख के हम पता करेंगे कि इन्फ्लेशन कितना हुआ है। ठीक है, तो हमें जो है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। हाँ, तो एम आई ऑडिबल, यस यस। मिस। है ना। तो और हमें क्या पढ़ना है, यहाँ पर इन्फ्लेशन के बारे में पढ़ना है कि इन्फ्लेशन जब मान लीजिए कि इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जीडीपी है एक इंडिकेटर जिससे हमें पता चलता है कि देश में ग्रोथ कितना है। सिमिलरली अगर देश में इन्फ्लेशन है तो हमें कैसे पता चलेगा कि इन्फ्लेशन कितना चल रहा है, उसका रेट क्या है, तो उसका भी इंडिकेटर है ना, डब्ल्यूपीआई और सीपीआई। तो इनके बारे में समझना है। तो ये 6 चैप्टर्स आपको क्लियर है, ये 6 चैप्टर्स हमें पढ़ने हैं, और भी काफी चैप्टर्स हैं लेकिन पहले ये चैप्टर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इंडियन इकोनॉमी में क्या क्या इश्यूज हैं, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इनइक्वालिटी, उसके अलावा माइक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स, फिर नेशनल इनकम का चैप्टर पढ़ना है, मॉनिटरी सिस्टम, उसके अलावा नेक्स्ट है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के बाद में और क्या पढ़ेंगे, 7th चैप्टर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, है ना, वेरियस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जैसे कि बैंक भी होता है जो फाइनेंस करता है,
कुछ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं जिन्हें हम NBFI कहते हैं। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में हम बैंक्स के बारे में पढ़ेंगे, बैंक का मतलब क्या होता है, शेड्यूल्ड बैंक का मतलब क्या है, कमर्शियल बैंक का मतलब क्या है, कोऑपरेटिव बैंक, रीजनल रूरल बैंक, है ना, इन सारे बैंक्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके अलावा हम नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर हम जो है कुछ सिक्योरिटीज का एक टॉपिक है ये समझेंगे। अभी आपको नहीं समझ आ रहा है, कोई बात नहीं, जब आप डिटेल में ये चैप्टर्स को पढ़ोगे तो मैं हर एक चीजों का मतलब आपको समझा पाऊंगी। यहाँ पर हम सिर्फ सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं, टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग एनीथिंग हियर। एम आई क्लियर? यस मैम। ठीक है, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में हम बैंक्स के बारे में पढ़ेंगे, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे, सिक्योरिटीज का एक टॉपिक है वो देखेंगे, है ना। उसके अलावा डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस देखेंगे कि देश में जैसे कि मान लीजिए इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए कौन कौन से बैंक्स हैं, लोन देते हैं, है ना। उसके अलावा फॉरेन ट्रेड को डेवलप करने के लिए, उसके अलावा एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए क्या है, हाउसिंग सेक्टर के लिए क्या है, ये सब चीजें देखेंगे। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये हो गया चैप्टर हमारा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का। ठीक, तो 7 चैप्टर अब तक हमने देखे। उसके अलावा नेक्स्ट चैप्टर 8 चैप्टर है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन। यहाँ पर हम समझेंगे कि बैंक्स का हमारे देश में एवोल्यूशन कैसे हुआ, है ना, धीरे धीरे बैंक्स जो है वो कैसे आए। उसके अलावा पहले जो है प्राइवेट बैंक हुआ करते थे, फिर कैसे गवर्नमेंट ने उन बैंक को जो है खरीदा, परचेज किया, उसे हम कहते हैं नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स। ठीक है, तो बैंक का एवोल्यूशन कैसे हुआ, बैंक्स का नेशनलाइजेशन कैसे हुआ, फिर बैंकिंग सेक्टर में क्या क्या प्रॉब्लम थे, उन प्रॉब्लम को डील करने के लिए क्या क्या रिफॉर्म्स मेजर लिए गए हैं, बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म, गवर्नमेंट ने अलग अलग कमिटीज बनाई हैं, कमिटीज ने क्या रिकमेंडेशन दिए बैंकिंग सेक्टर में रिफॉर्म लाने के लिए। ठीक है, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। क्या क्या प्रॉब्लम्स है बैंक्स में, जैसे कि मान लीजिए एक NPA का प्रॉब्लम है जिससे हम कहते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। नॉन परफॉर्मिंग एसेट आसान भाषा में समझिए कि बैंक ने लोन दिया था, लेकिन अब जिसने लोन लिया था अब वो लोन जो है वो लौटा नहीं रहा। तो इसका मतलब वो क्या बन गया, बैंक में जो बैंक का एक एसेट था ना, वो जो लोन दिया था, क्यों एसेट था, क्योंकि वहां से बैंक को क्या मिलेगा, हर महीना इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन मान लीजिए इंटरेस्ट आना बंद हो जाए, है ना, 3 महीने तक कोई इंटरेस्ट ही नहीं आया, तो अब वो एसेट बैंक का कैसा हो गया, अब तो वो एसेट परफॉर्म नहीं कर रहा, तो इसलिए हम उसे क्या कहेंगे, नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा चैलेंज है बैंक के लिए कि बैंक लोन देती तो है लेकिन वहां से पैसे वापस नहीं आते। तो ये इशू को डील करने के लिए गवर्नमेंट क्या मेजर्स ले रही है, बैंक्स क्या मेजर ले रहे हैं, ये सब हमें पढ़ना है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन के चैप्टर में। ठीक, उसके अलावा और क्या, नेक्स्ट चैप्टर ये 8 चैप्टर, 8 चैप्टर क्लियर है आपको? कौन कौन से चैप्टर्स है देखिए। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जहाँ पे हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। फिर इंडियन इकोनॉमी और यहाँ पर क्या क्या इश्यूज हैं, इनइक्वालिटी, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, ये डिस्कस करेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स, फिर नेशनल इनकम, देन मॉनिटरी सिस्टम, देन इन्फ्लेशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। उसके बाद में 8th चैप्टर है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन। फिर नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट, 2 मार्केट है पढ़ना है इसमें, एक हमें मनी मार्केट के बारे में और दूसरा कैपिटल मार्केट के बारे में। मनी मार्केट क्या होता है ये समझेंगे, कैपिटल मार्केट क्या होता है इसमें ये समझेंगे, है ना। प्राइमरी मार्केट क्या है, सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, ये सारी चीजें यहाँ पे देखेंगे, वेरियस टर्म्स समझेंगे मार्केट से रिलेटेड। फिर उसके बाद फाइनेंशियल मार्केट के बाद हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे, 10th चैप्टर है टैक्सेशन, कि गवर्नमेंट को टैक्स का पैसे जो है वो कहाँ कहाँ से आते हैं, है ना, टैक्स में कौन कौन से टाइप्स होते हैं, अलग अलग टर्म्स जो है टैक्स से रिलेटेड, सरचार्ज, सेस। उसके अलावा टैक्सेस के टाइप्स क्या क्या हैं, तो यहाँ पर हम अलग अलग टाइप्स देखेंगे। फिर टैक्सेस, कुछ डायरेक्ट टैक्स होता है, कुछ इनडायरेक्ट टैक्स होता है, डायरेक्ट टैक्सेस के क्या क्या टाइप्स है, इनडायरेक्ट टैक्स के क्या टाइप है ना। उसके अलावा GST क्या है, ये सारी चीजें हम समझेंगे। उसके अलावा टैक्स
जो टैक्सेशन सिस्टम है इसमें क्या क्या इश्यूज हैं, इन इश्यूज को डील करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या रिफॉर्म्स लेकर आए हैं। लोग टैक्स इवेजन का मतलब क्या होता है, ये सारी चीज, टैक्स इवेजन का मतलब क्या होता है, टैक्स अवॉइडेंस का मतलब क्या होता है ना, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे टैक्सेशन के चैप्टर में। उसके अलावा हमें पढ़ना है गवर्नमेंट बजटिंग। याद है ये गवर्नमेंट बजटिंग का चैप्टर हमें वहां पे दिखा था, जो मेंस का सिलेबस किसने डिफाइन किया है? यस या मैम। ठीक है, हाँ। ठीक। तो नेक्स्ट चैप्टर हमें क्या पढ़ना है? गवर्नमेंट बजटिंग। ठीक, गवर्नमेंट बजटिंग में बजट का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट नीड क्या है बजट लाने की, ऑब्जेक्टिव क्या है, बजट के टाइप्स क्या क्या होते हैं, बजट का स्ट्रक्चर क्या है ना। अगर मान लीजिए गवर्नमेंट को जो है कुछ पैसे आने थे और लेकिन और गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर होना था, लेकिन अब पैसों की कमी पड़ गई, अब एक्सपेंडिचर को पूरा कैसे करें, है ना, तो उधार लेना पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट के बजट में डेफिसिट आ जाए तो गवर्नमेंट क्या करेगी? बोरो करेगी। ये सारी चीजें हम यहाँ पर पढ़ेंगे। उसके अलावा क्या क्या इश्यूज है बजट से रिलेटेड, हम वो देखेंगे गवर्नमेंट बजटिंग के चैप्टर में। गवर्नमेंट ने क्या क्या रिफॉर्म्स लेकर आए हैं, कुछ टर्म्स पढ़ेंगे इसमें गवर्नमेंट बजटिंग के चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर क्या है? ये हो गया 11th। उसके अलावा और क्या पढ़ना है? एक्सटर्नल सेक्टर। एक्सटर्नल सेक्टर 12th चैप्टर, एक्सटर्नल सेक्टर। एक्सटर्नल सेक्टर मतलब क्या? गवर्नमेंट, हम जो है बाहर से हम जो है दूसरे कंट्रीज के साथ में ट्रेड करते हैं। दूसरे कंट्रीज के साथ में जब ट्रेड करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, तो हमारे पास उसका रिकॉर्ड होना चाहिए ना, कि कितने रुपयों का हम इंपोर्ट कर रहे हैं, हम कितने रुपयों का एक्सपोर्ट कर रहे हैं, है ना। हमने जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट करके हमारा नेट इनकम क्या हुआ, समझ रहे, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो वो प्रॉफिट का अमाउंट से हम क्या करेंगे, उस प्रॉफिट के अमाउंट को हम कहाँ पर जो है वो सेव करेंगे। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो एक्सटर्नल सेक्टर में हमें क्या पढ़ना है? बैलेंस ऑफ पेमेंट का चैप्टर। ठीक है, कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या है, स्ट्रक्चर क्या है बैलेंस ऑफ पेमेंट का, उससे रिलेटेड वेरियस टर्म्स पढ़ेंगे। ठीक है, उसके अलावा एक्सटर्नल सेक्टर में हम पढ़ेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट, और क्या करेंगे? एक्सचेंज रेट सिस्टम। ठीक है, अलग अलग एक्सचेंज रेट सिस्टम होते हैं, जैसे कि मान लीजिए फिक्स्ड एक्सचेंज रेट है, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है, वेरियस टाइप्स क्या है एक्सचेंज रेट के, वो समझेंगे। उसके अलावा हमें और पढ़ना है फॉरेक्स रिजर्व का मतलब क्या है, कन्वर्टिबिलिटी का मतलब क्या है, ये सब हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल सेक्टर के चैप्टर में। ठीक है, उसके अलावा फिर हमें पढ़ना है फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड। फॉरेन से इंडिया में इन्वेस्टमेंट होती है, वो इन्वेस्टमेंट जो है कौन कौन से टाइप की इन्वेस्टमेंट होती है, तो एक होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, दूसरा होता है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ये अलग अलग टाइप हम समझेंगे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ठीक, उसके अलावा फॉरेन ट्रेड में, ट्रेड के रिलेटेड हम कुछ चीजें समझेंगे, ट्रेड में क्या क्या बैरियर्स हैं, उन बैरियर्स से डील करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिए हैं, वो समझेंगे। ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट हम देखेंगे ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है, रीजनलिज्म क्या होता है, ये देखेंगे। फिर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ना है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस जैसे कि वर्ल्ड बैंक है, जैसे कि आईएमएफ है, जैसे कि डब्ल्यूटीओ है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, है ना, ये सब चीजों के बारे में यहाँ पढ़ना है। डब्ल्यूटीओ है ना, उसका स्ट्रक्चर क्या क्या है, डब्ल्यूटीओ के अग्रीमेंट्स क्या क्या है, ये सब पढ़ेंगे। क्या क्या मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हो रही है डब्ल्यूटीओ में, वो सब पढ़ेंगे। वर्ल्ड बैंक के बारे में पढ़ेंगे, आईएमएफ क्या है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक, ये अलग अलग जो बैंक्स हैं इनके बारे में हमें पढ़ना है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में। उसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? 15th टॉपिक एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर हमने वहां भी देखा था मेंस के टॉपिक में, यस मैम। है ना। फिर हमें एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ना है, एमएसपी क्या होता है, एग्रीकल्चर रिलेटेड सब्सिडीज, बफर स्टॉक, पीडीएस, फूड सिक्योरिटी क्या है, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। फिर उसके अलावा लैंड रिफॉर्म, लैंड रिफॉर्म वहां भी हमें दिखा था, राइट, लैंड रिफॉर्म के बारे में पढ़ेंगे। फिर और क्या पढ़ना है हमें? लैंड, ये पूरा जो है एग्रीकल्चर के टॉपिक में, देखिए एग्रीकल्चर के टॉपिक में
हाँ, सारी चीजें यहाँ पर हमें पढ़नी है एग्रीकल्चर में। फूड पार्क का मतलब क्या है, अलग अलग टेक्नोलॉजी मिशन जो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है ना। उसके अलावा किसानों को क्रेडिट कैसे दिया जाता है, एग्रीकल्चर में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, कैसे हम टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं, ये टेक्नोलॉजी का फार्मर्स को मदद करने के लिए। ठीक, लैंड रिफॉर्म यहाँ पे डिस्कस करना है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड वेरियस टर्म्स है वो डिस्कस करना है। ठीक, तो ये सब हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर में। उसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक 16th टॉपिक इकोनॉमिक प्लानिंग। ठीक, कि जब इंडिपेंडेंस मिला हमारे देश को, इंडिपेंडेंस के बाद देश के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जो है हमें प्लान करना था। ठीक, क्यों? क्योंकि जब प्लान करेंगे तभी हम उसको एग्जीक्यूट कर पाएंगे। तो प्लान जो है उन्होंने, ऐसा नहीं था कि एक साथ अगले 50 साल का प्लान कर लिया कि हम भारत में ये चीजें डेवलप करेंगे। तो 5-5 सालों का प्लान बनाया जाता था जिसे हम 5 years प्लान कहते हैं। तो वो प्लान बनाने की नीड क्या थी, क्या ऑब्जेक्टिव था, है ना, प्लानिंग के टाइप्स क्या क्या होते हैं, और वो सारे जो प्लान्स बनाए गए भारत में, वो प्लान्स में क्या क्या बातें लिखी गई थी, किन किन एरियाज पर फोकस किया गया था, ये हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक प्लानिंग के चैप्टर में। फिर नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट मॉडल, वहां पर दिखा था मेंस के सिलेबस में। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट मॉडल के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे इन्वेस्टमेंट किया जाता है, गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों भी साथ में मिलकर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कहते हैं। इसके बारे में पढ़ना है हमें। उसके अलावा और क्या, 18th टॉपिक जो है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, है ना, जो हमने वहां पर भी पढ़ा था इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। जैसे कि मान लीजिए एनर्जी है, पोर्ट है, रोड्स है, उसके अलावा एयरपोर्ट्स है, रेलवेज, इनलैंड वाटरवेज, अर्बन ट्रांसपोर्ट, ये सब के बारे में हमें पढ़ना है इंफ्रास्ट्रक्चर के चैप्टर में। उसके अलावा 19th टॉपिक लिबरलाइजेशन के बारे में पढ़ना है कि लिबरलाइजेशन की वजह से हमारी इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट आया है। ठीक, तो ये सारे कुछ 19th चैप्टर की यहाँ पर मैंने लिस्ट बनाई है जो हमें प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है। ठीक है, और मेंस के लिए तो मैंने बता ही दिया आपको। तो यूपीएससी ने अपने जो मेंस के टॉपिक में, यूपीएससी ने अपने मेंस का सिलेबस डिफाइन तो किया है, ठीक है, लेकिन वो जो सिलेबस डिफाइन किया हुआ है वो तो हमें पढ़ना ही पढ़ना है। उसके अलावा अभी जितने भी टॉपिक्स हमने डिस्कस किए हैं उन सारे टॉपिक्स को हमें प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी पढ़ना है और मेंस के पर्सपेक्टिव से भी पढ़ना है। कितने टॉपिक्स हमने अभी डिस्कस कर लिए? पहला टॉपिक क्या था हमारा, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, है ना, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, सेकेंड टॉपिक इंडियन इकोनॉमी और उससे रिलेटेड इश्यूज। ठीक है, तो नेक्स्ट है इंडियन इकोनॉमी एंड रिलेटेड इश्यूज। थर्ड क्या था, माइक्रो इकोनॉमिक रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, फोर्थ चैप्टर क्या था हमारा, नेशनल इनकम। फिफ्थ चैप्टर क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी के बाद में नेक्स्ट चैप्टर क्या है, फिफ्थ चैप्टर मॉनेटरी पॉलिसी के बाद में नेक्स्ट चैप्टर देखिए क्या है, इन्फ्लेशन। फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, नेक्स्ट है इन्फ्लेशन, नेक्स्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इन्फ्लेशन, सेवेंथ हो गया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक, 8 क्या है, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन। ठीक है, फिर 9th क्या है, फाइनेंशियल मार्केट, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन, देन फाइनेंशियल मार्केट। उसके बाद में 9th के बाद में नेक्स्ट 10th चैप्टर क्या है, टैक्सेशन। 11th चैप्टर है गवर्नमेंट बजटिंग।
देन है एक्सटर्नल सेक्टर, टैक्सेशन, गवर्नमेंट, बजटिंग, देन एक्सटर्नल सेक्टर, government budgeting. 11th 12th is external sector, then 13th is investment, foreign. 13 is foreign investment and trade. 14th is international institutions, foreign investment and trade. Then 14th international institution. 15th agriculture. 16th economic planning, agriculture planning, then investment model. Agriculture planning, इन्वेस्टमेंट मॉडल, और क्या रह गया, लिबरलाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हो गया 19th टॉपिक। 19th टॉपिक थे हमारे, ठीक है। कितना समझ आया? ये टोटल 19th टॉपिक जो है वो हमें करने हैं, इसके लिए यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए। ऐसा नहीं है कि ये टॉपिक आपको सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स में पूछे जाएंगे, ये टॉपिक को, इन 19 टॉपिक्स को हमें प्री प्लस मेंस दोनों ही तरीके से एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि प्री से रिलेटेड, प्री में भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो दोनों ही पर्सपेक्टिव से हमें इन 19 टॉपिक्स को पढ़ना है। अंडरस्टूड? एम आई क्लियर? यस मिस। तो अब जो यूपीएससी ने सिलेबस दिया था वो तो बहुत ही शॉर्ट सा सिलेबस था, है ना, जो मेंस का सिलेबस है। प्री के लिए तो सिलेबस दिया ही नहीं था, तो फिर कैसे पता चला कि ये सारे टॉपिक्स हमको करने हैं? कैसे पता चला? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखकर, और सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हमें दोनों ही पर्सपेक्टिव से पढ़ने हैं, ठीक। अब आप इसे पढ़ेंगे कैसे, ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? यस यस मैम। अब हम इसे पढ़ेंगे कैसे? तो देखिए आपको पढ़ना क्या क्या है। आप पढ़िए एनसीईआरटी। एनसीईआरटी है क्लास 11th की, क्लास 11th की एनसीईआरटी, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आप ये क्लास 11th की एनसीईआरटी पढ़ेंगे। उसके अलावा एक क्लास 12th की एनसीईआरटी है मैक्रो इकोनॉमिक्स, इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स, आप ये पढ़ेंगे। इसके अलावा अगर मैं बुक की बात करूं, स्टैंडर्ड बुक की बात करूं, तो रमेश सिंह नाम की एक बुक आती है, ठीक है, रमेश सिंह से आप पढ़ सकते हैं। लेकिन अब जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा है कि 10 से 11 का ये जो सेशन है ये मैं लूंगी, और ये 10 से 11 में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम 10 से 11 का सेशन लेंगे और हम एक एक टॉपिक को जो है वो डिटेल में कवर करते हुए चलेंगे। इन टॉपिक से रिलेटेड नोट्स मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दिया करूंगी, आप उस नोट्स से पढ़िए, और अगर कोई एक्स्ट्रा अगर सोर्स होगा तो वो मैं आपको ग्रुप में ही सेंड कर दूंगी, ठीक है। इतना क्लियर है? यस ठीक। इसके अलावा अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखना चाहे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए एक आता है यूनिक आईएएस जो है, यूनिक का एक बुक आता है जिसमें प्रीलिम्स रिलेटेड पीवाईक्यूज दिए हुए हैं सारे अलोंग विद आंसर्स, तो आप ये खरीदिए प्रीलिम्स के लिए। उसके अलावा मेंस का अगर हम देखें तो मेंस के भी पीवाईक्यू मॉडल, वो पीवाईक्यू खरीदिए जिसमें
क्वेश्चन के साथ साथ मॉडल आंसर्स भी दिए हो, क्वेश्चन के साथ आंसर भी दिए हो, ताकि आपको ये अंदाजा लगे कि आपको आंसर में क्या क्या चीजें इंक्लूड करनी होती है। ठीक, तो एक शून्य आईएएस का मेंस का एक बुकलेट आता है जिसमें पीवाईक्यूज दिए हुए हैं, प्रीवियस क्वेश्चन मेंस के लिए, जिसमें क्वेश्चंस भी है और उसके साथ साथ आंसर्स भी दिए हुए हैं। ठीक है, तो आप मेंस के लिए भी खरीदिए और प्रीलिम्स के लिए भी खरीदिए। और ये जो रहा सवाल, ये जितने भी टॉपिक्स है जिसकी बात मैंने की, वो हम कोशिश करेंगे कि रोजाना हम जो है 10 से 11 का सेशन ले और 10 से 11 में हम इन टॉपिक्स को कवर करते हुए चले along with previous year question. Am I clear? Yes, miss. Yes, मैम। किसी मैम को ये कुछ डाउट? यूनिक PYQ यूनिक है। यस यस। Am I audible? Yes, miss. यस Okay. मैम। Yes. किसी को कुछ पूछना है? मिस एनसीईआरटी के लिए नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है ना? नोट्स बनाने की, देखिए आप क्या करिए, पहले तो आप चीजों को बहुत अच्छे से समझिए। ठीक है, अब जब आप चीजों को बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे, आप उसको 2-3-4 बार पढ़िए, और 2-3-4 बार पढ़ने के बाद जब चीजें बिल्कुल क्लियर है, तब आप क्या करो, एक पेज में आप शॉर्ट नोट्स, बहुत ही शॉर्ट नोट्स बनाइए, जिससे आपको रिविजन में आसानी हो। ठीक है, बहुत एक ऐसा होना चाहिए कि एक पेज में आपके नोट्स खत्म हो जाए, इतने शॉर्ट नोट्स आपके पास होना चाहिए ताकि आप बाद में उसको रिवाइज कर सकें। ओके मिस। ये स्क्रीन शेयर जो है वो मैं बंद कर दूं? ठीक है, स्क्रीन शेयर मैं बंद कर देती हूँ। ठीक है, एम आई विजिबल? यस। अनऑडिबल? ठीक है, देखते हैं पार्टिसिपेंट्स हैं। मुस्कान, प्रीति, प्रियंका, रा, समर, सैगल, शिवम, सिद्धि। अगर आप ये सेशन ज्वाइन कर रहे हैं तो मैं आपको आई वुड एनकरेज यू कि आप जो है इसे रोजाना ज्वाइन करिए, आपको बहुत ही क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी। आई एम श्योर कि आप में से बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा कि आपको इकोनॉमिक्स में पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, तो अब आपको अगर ये क्लैरिटी मिल गई है कि आपको टॉपिक्स कौन कौन से पढ़ने हैं, तो आप जो है अपने टीचर पर एक्स्ट्रा डिपेंडेंट होने के बजाय आप खुद से उस टॉपिक्स का नोट्स देख सकते हैं, गूगल पर देख सकते हैं, है ना, आप बुक में वो नोट्स देख सकते हैं, यूट्यूब पर आप वीडियो समझ सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगी, लेकिन मैं आपको एक आइडिया दे रही हूँ कि अगर आपको कोई चीज नहीं पता है, कोई सब्जेक्ट नहीं आता है, तो आप पहले क्या करिए, आप उसका सिलेबस इस तरीके से देखिए, है ना, सिलेबस से आप टॉपिक्स क्या क्या पढ़ने हैं आपको समझिए। अब जैसे हमने इकोनॉमिक्स के सिलेबस में हमने डिकोड किया कि हमें कितने टॉपिक्स पढ़ने हैं, 19 टॉपिक्स जो है वो हमने डिकोड करके निकाल लिए। अब आपको क्या करना है, आपके दिमाग में अब ये चीज क्लियर है कि आपको 19 चैप्टर्स जो है वो इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट में पढ़ना है ना। आपको सोशल जस्टिस में जो है वो 12 चैप्टर्स ही पढ़ने हैं, आपको सोसाइटी में 10 चैप्टर्स ही पढ़ने हैं। तो आपके पास जब ये लिस्ट होगी और आप एक पेज पे पूरा लिस्ट बना के रखिए कॉलम वाइज के, सोसाइटी में ये चैप्टर, सोशल जस्टिस में ये चैप्टर, इकोनॉमिक्स के ये चैप्टर, पॉलिटी के ये चैप्टर, आप वो चैप्टर्स को कंप्लीट करते रहिए। कंप्लीट करने के बाद आप जो है उस पर टिक मार्क करते रहिए, तब आपको समझ आएगा कि आपकी प्रिपरेशन जो है किस दिशा में जा रही है, आप कितना जो है वो सिलेबस को कंप्लीट कर पा रहे हैं। ठीक है, तो रोजाना जो है आप अगर सेशन हो रहा है तो आप सेशन को कंसिस्टेंसी के साथ ज्वाइन करिए, इट विल हेल्प यू इमेंसली। एम आई क्लियर? यस मिस। if I'm doing it for free, I'm not doing it for myself, I'm doing it for you, right? I know all this, but I'm telling you, तो आप जो है इससे पूरा, आप जो है जितना फायदा उठा सकते हैं इस चीज का, आपको फायदा उठाइए और कंसिस्टेंसी के साथ इस सेशन को ज्वाइन करिए। ठीक, पूछना Yes, है कुछ तो? थैंक यू मिस। सचिन सिंह, मैंने इकोनॉमी शॉर्ट चार्ट्स, ओके।
मैम मैंने इकोनॉमी मेंस का शॉर्ट बनाया है बट समझ नहीं आ रहा प्रीलिम्स के लिए क्या करें। ठीक है, सचिन सिंह ने मैसेज किया है प्रीलिम्स के लिए क्या करना है। सचिन, आपको इतना समझ आया कि प्रीलिम्स के लिए हमें टॉपिक्स कौन कौन से पढ़ने हैं? ओके, ठीक है, तो सचिन को ये समझ गया कि हमें टॉपिक्स कौन कौन से पढ़ने हैं। तो अब आप टेंशन नहीं लीजिए, हम जो है आगे के जो सेशंस होंगे, आगे के सेशंस में वी विल बी covering these topics in detail and at the same time I will also include previous year questions. मैम ऑल सब्जेक्ट ऐसे ही डिकोड होंगे? कौन पूछ रहा है ये? शाहगुल। शाहगुल। Yes, ओके ma'am. ओके, शाहगुल और सब्जेक्ट जो है, अभी हमने इकोनॉमिक्स की बात की, हम इकोनॉमिक, ठीक है, आई विल थिंक ऑन दिस एंड आई विल कम अप विद अदर सब्जेक्ट्स आल्सो। और एक क्वेश्चन और मैम, हाँ लाइक जी, जो ये डिकोड वाला है, ये आप पीडीएफ प्रोवाइड करा सकते हो? पीडीएफ, हाँ, अभी जो हमने ये जो पीडीएफ देखा, जो मैंने आपसे डिस्कस किया, वो पीडीएफ मैं आपको यस। पर शेयर कर दूंगी। ओके, थैंक यू मैम। ठीक है शाहगुल। यस और मैम, थैंक यू। ओके, वेलकम। और किसी को कुछ पूछना है? भक्ति। यस मैम। भक्ति, वही भक्ति है जिसको मैं जानती हूँ। यस मैम। ओके, ठीक है, भक्ति समझ आया आपको? हाँ जी। ठीक है, ओके। चलिए फिर अब हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। आई विल इन्फॉर्म यू इन द ग्रुप। ठीक। ओके मैम, थैंक यू। ओके, बाय, गुड नाइट। आई फाइंड यू ऑल वेरी डेडिकेटेड बिकॉज रात में सेशन रखने के बावजूद भी आप लोग जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं, तो इसी तरीके से हार्ड वर्क करते रहिए। ठीक, चलिए, बाय, गुड नाइट, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।